नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप सीधे लद्दाख से आज देख रहे हैं खबरदार, क्योंकि यहां पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जिस तरह से परिस्थितियां बदल रही हैं, जिस तरह से बातचीत के बावजूद नतीजा नहीं निकल रहा है, वहां पर उस बातचीत पर भी नजर रखने के लिए और सरहद पर जो चल रहा है उन सारी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए आपको आज एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भी हम खबरदार में दिखाएंगे। लद्दाख से खास पेशकश आप देख रहे हैं, लेकिन इस वक्त की एक बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज इस समय की आपको हम बता दें, जो कि सोनिया गांधी से जुड़ी हुई इस समय हमारे सामने आ रही है। सोनिया गांधी इलाज के लिए विदेश रवाना हो रही हैं और जिस तरह की खबरें हमारे सामने हैं उसके अनुसार राहुल गांधी भी उनके साथ विदेश जा रहे हैं। सोनिया गांधी पिछले कुछ सालों से बीमार है और इलाज के लिए विदेश जाती है, तो विदेश के लिए रवाना हो रही हैं एक बार फिर, और राहुल गांधी उनके साथ है। इस बीच कांग्रेस में अध्यक्ष पद को लेकर अभी भी कुछ ऐसा स्पष्ट नहीं है जिस तरह से खींचतान चली थी। बहरहाल अब हम आपको खबरदार के लेंस से खबरों को देखकर बताते हैं कि आज क्या क्या आपको दिखाने वाले हैं, क्योंकि सबसे पहली खबर जो खबरदार के लेंस से हम परखते हैं वो आ रही है हमारे सामने महाराष्ट्र से। लोगों के सवाल का जवाब नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए महाराष्ट्र का पारा गर्म है। नौसेना के एक पूर्व अफसर से शिवसैनिकों ने मारपीट की, शिकायत पर गुंडों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन महाराष्ट्र की व्यवस्था ऐसी है कि मारपीट करने वालों को चुटकियों में जमानत मिल गई। इसीलिए ये सवाल उठे हैं कि आखिर उद्धव राज में गुंडों को अनलिमिटेड रिचार्ज क्यों मिल रहा है और कौन दे रहा है? आखिर गुंडों का पावर सेंटर कौन है? एक बुजुर्ग व्यक्ति को इतनी बुरी तरह पीटने वालों को विशेष छूट क्यों मिल रही है? इन सभी सवालों का आज हम विश्लेषण करेंगे। इसके अलावा आज मुंबई से गोवा तक ड्रग्स के बड़े बड़े खिलाड़ियों की शामत आई है। एनसीबी ने आज लगातार छापे मारे हैं। इस दौरान 60 ड्रग पेडलर्स की गिरफ्तारी हुई है। इसमें केजे नाम भी है। ऐसी खबर है कि सैमुअल मिरांडा और रिया के भाई शोविक चक्रवर्ती को केजे ड्रग सप्लाई करता था, जो बाद में रिया और सुशांत तक पहुंचता था। इसके बारे में आपको हम विस्तार से बताएंगे। और एलएसी पर अब युद्ध की आहट सुनाई दे रही है क्या? चीन बड़े हमले की तैयारी कर रहा है, लेकिन भारतीय सैनिकों के खून में भी राष्ट्रभक्ति का उबाल है, जोश बेमिसाल है। भारत के वीर पहाड़ी युद्ध के लिए बड़ी तैयारी कर रहे हैं। आज हम एलएसी से आप सबके लिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट पराक्रम की लेकर आए हैं। ये रिपोर्ट आपको भारत की तैयारियों का अंदाजा देगी। चीन से टकराव के दौर में एक अच्छी खबर यह भी है कि 19,400 फीट की ऊंचाई पर भारत का सुदर्शन चक्र तैयार है। भारत के योद्धाओं ने सामरिक रूप से अहम एलएसी की ऊंची चोटियों पर अपनी पोजीशन बनाई है और पहाड़ के युद्ध में ऊंचाई का लाभ भारत को मिलेगा। हमारी सीधी नजर चीनी सैनिकों पर है। ठंड वाली लड़ाई के लिए हमारे योद्धा एकदम तैयार हैं। इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे, लेकिन सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं कि आज महाराष्ट्र का पारा क्यों गर्म है। एक बुजुर्ग और रिटायर्ड नेवी अफसर के साथ जिन गुंडों ने मारपीट की, सत्ता की तरफ से जमानत का जो डिस्काउंट उन्हें दिया गया है, ये जो डिस्काउंट उन्हें मिला है, इसकी वजह से महाराष्ट्र ही नहीं समूचा देश उबल रहा है। मेरे साथ हुआ वो बहुत दुखद हुआ। हम उनको बतलाया कि मैं डिफेंस के हूं और मैं सीनियर सिटीजन हूं, लेकिन मेरे साथ वो लोग बात करने के लिए बुलाए थे, लेकिन वो बहुत ज्यादती किए मेरे साथ। बिना बात किए हुए वो मारना वारना चालू कर दिया। ये बहुत दुखद बात है। मारने के बाद मेरे घर पर पुलिस भेज दिए, मुझे अरेस्ट करके जेल में डालने के लिए। फिर उधर वो लोग मारते पुलिस वाले। अतुल जी का और रानी द्विवेदी जी का मुझे साथ मिला, इन्होंने मुझे बचाया, वरना मैं शायद आपके सामने में दिखता नहीं। ये लोग जेल में ले जा करके मार भी देते हैं। उद्धव ठाकरे जी को मैं ये बोलना चाहता हूं कि अगर कानून व्यवस्था आप नहीं देख सकते हैं तो रिजाइन दे दीजिए। हमारे बच्चों के ऊपर में, परिवार के ऊपर में, मेरे ऊपर में किसी तरह का छेड़खानी कर सकते हैं, हादसा कर सकते हैं। वो चीफ मिनिस्टर साहब से मेरा गुजारिश है कि मेरा और मेरा परिवार का सिक्योरिटी का इंतजाम करें। अभी मेरा आंख में ये दर्द है और पता नहीं है, वो धुंधला इससे दिखाई नहीं देता है। वो दिखाई देगा कि नहीं देगा, कब होगा पता नहीं। देश का मिलिट्री हो या पुलिस हो, ये जनता के सेवा करने के लिए होती है, लेकिन कुछ पॉलिटिकल प्रेशर में वो सिस्टम जाम हो जाता है।
उद्धव ठाकरे जी को उनके जितने ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनके आदमी हैं, वो पूरे लोगों को देश के सामने देश से माफी मांगना चाहिए। ये आक्रोश है, ये पीड़ा है, ये बेबसी है, ये लाचारगी है। देखिए एक व्यवस्था के खिलाफ किस तरीके से, बुजुर्ग भी है, ये एक सर्विसमैन है, नेवी में रिटायर्ड अफसर है। आखिर क्यों इस तरह की वारदात को शिव सैनिकों ने अंजाम दिया गया? वजह भी बिल्कुल बेतुकी, बचकानी है। वो सीसीटीवी फुटेज देखकर किसी का भी खून खौल जाए, जिसमें 6 शिव सैनिक मिलकर घेर कर एक रिटायर्ड नेवी अफसर को पीट रहे हैं। हद तो तब हो गई जब इन लोगों को पहले गिरफ्तार तो किया गया, लेकिन उसके बाद कोरोना का बहाना बनाकर इन सब की रिहाई कर दी गई। नौसेना का एक पूर्व अफसर जिसने देश की रक्षा में अपनी जवानी लगा दी, वो बुढ़ापे में अपने ही देश में गुंडागर्दी का शिकार हो गया। नेवी के पूर्व अफसर मदन शर्मा से मारपीट करने वाले शिव सैनिकों पर मुंबई पुलिस की मेहरबानी दंग करने वाली है। आरोपी सलाखों के पीछे धकेले जाने की जगह आजाद कर दिए गए। सबसे शर्मनाक ये है कि न आरोपियों की कोर्ट में पेशी हुई, न वकीलों को जिरह का मौका मिला। पहले गिरफ्तारी दिखाई गई और फिर तुरंत ही थाने से जमानत दे दी गई। ऐसा लगा जैसे पुलिस स्टेशन में गिरफ्तारी और जमानत के दस्तावेज एक साथ तैयार किए जा रहे थे। मामले को गिरफ्तारी से जमानत तक पहुंचने में मुंबई पुलिस की चपलता नोट करने लायक थी। पूर्व नेवी अफसर से मारपीट करने वाले खद्दरधारी और अभी सत्ताधारी भी हैं। मुख्य आरोपी शिवसेना का शाखा प्रमुख कमलेश कदम है। इसके अलावा संजय शांताराम, राकेश राजाराम, प्रताप मोतीराम जी, सुनील विष्णु देसाई और राकेश कृष्णा आरोपियों में शामिल है। मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई है, लेकिन मुंबई पुलिस को यह नहीं दिख रहा। दिखेगा भी कैसे, क्योंकि कानून की धज्जियां उड़ाने वालों को संरक्षण जो दिया जा रहा है, ऐसा लगता है जैसे पुलिस से लेकर कानून तक सब कुछ व्यवस्था की जेब में है। सवाल उठता है कि क्या सिर्फ शिवसेना से जुड़े लोग मुंबई में कुछ भी कर सकते हैं? क्या महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार में शिव सैनिकों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी? पुलिस ने इन आरोपियों को जमानत देने के लिए कोरोना गाइडलाइंस को आधार बनाया और 5-5 हजार के बॉन्ड पर सभी आरोपी आजाद कर दिए गए। रिटायर्ड नेवी अफसर का परिवार इस सिस्टम को भौचक्का होकर देखता रह गया। सत्ता और खाकी की जुगलबंदी के सामने एक आम शहरी की क्या बिसात। उनको अरेस्ट भी किया गया और छोड़ भी दी गया, और अभी मुझे पता नहीं ये लोग क्या करेंगे, अटैक भी कर सकते हैं। ऑफिसर की बेटी के साथ ऐसा हो रहा है। आप खुद यहाँ पर धरने पर बैठे हुए काफ़ी ज़्यादा गुस्सा रहेगा कि इस तरीके का वाकया हो रहा है और अभी ऐसा सब हो रहा है। जी गुस्सा तो है ही। उद्धव ठाकरे जी को मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर कानून व्यवस्था आप नहीं देख सकते हैं तो रिजाइन दे दीजिए, पब्लिक को डिसाइड करने दीजिए कि कौन सा गवर्नमेंट आकर के और इसको कानून व्यवस्था को संभालेगी। साधारण नागरिक बिल्कुल सेफ नहीं है। ये इधर जो भी मुंबई में हो रहा है, कोई अपना आवाज उठाता है उसको मार दिया जाता है, बुजुर्ग को मार दिया जाता है, उसका घर तोड़ दिया जाता है। ये खत्म होना चाहिए। ये टोटली खत्म होने के लिए प्रेसिडेंट रूल बहुत जरूरी है महाराष्ट्र में, री इलेक्शन बहुत जरूरी है महाराष्ट्र में। सरकार कटघरे में है तो विपक्ष हमदर्द होता ही है। विपक्ष ने मौका देखकर कमान संभाली, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त के दफ्तर को घेर लिया। प्रदर्शन करने वालों में मदन शर्मा की बेटी भी शामिल थी। बीजेपी कार्यकर्ता आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करने की मांग कर रहे थे। बीजेपी ने इस मुद्दे पर उद्धव सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है। ये मौका वो हाथ से जाने नहीं देना चाहते। मुख्यमंत्री की आलोचना की, इसके लिए निवृत्त जवानों के ऊपर भी हमला करने लगे हैं। इस निचले स्तर तक शिवसेना के लोग उतरे हैं। मैं राज्य के मुख्यमंत्री को इतना ही कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के गुंडागर्दी से मुंबई की और महाराष्ट्र की जनता ये अपना आवाज बंद करेगी, ऐसी स्थिति नहीं है। ये वो कार्टून है, आप देख सकते हैं। अगर इस कार्टून को ट्वीट करने के लिए मेरी आंख को लाल कर देंगे, मेरे को ऐसे मारा जाएगा कि मेरी जीवन भी निकल सकती है, मैं पूरे हिंदुस्तान को कहूंगा
कि इस कार्टून में ऐसा कुछ नहीं है। आप याद करिए, बाला साहब ठाकरे, जिनकी संतान आज अपने आप को शिव सैनिक कह रही है, बाला साहब ठाकरे एक कार्टूनिस्ट थे। 1945 से 1960 तक लगभग वो कार्टूनिस्ट थे। मार्मिक में वो कार्टून बनाते थे, उससे पहले फ्री प्रेस जर्नल में वो कार्टून बनाते थे। कार्टूनिस्ट से उन्होंने पूरे महाराष्ट्र की राजनीति को बदला। और आज मैं इस कैंपेन को, आई स्टैंड विथ मदन शर्मा। मुंबई पुलिस पर आरोप लग रहा है कि सत्ता के दबाव में उसने जानबूझकर एफआईआर में गंभीर धाराएं नहीं लगाई। हालांकि चौतरफा घिरने के बाद मुंबई पुलिस के सुर बदल गए हैं। अब कड़ी कार्रवाई की बात हो रही है। गेट के अंदर आके मारहाण की, ऐसा जो आरोप है, तो उसमें 326 तो लगेगा नहीं, क्योंकि 326 शार्प वेपन से असॉल्ट होना चाहिए। लेकिन डेफिनेटली 442 का जो सेक्शन है, जिसमें क्रिमिनल ट्रेसपास इनसाइड द बिल्डिंग, गेट के अंदर जाते वक्त कुछ दिखते हैं, उसमें हम वेरीफाई कर रहे हैं। और 452 अगर लगता है तो वी अप्लाई दोज सेक्शंस एंड टेक इफेक्टिव लीगल एक्शन। काफी हो हल्ले के बाद पुलिस कार्रवाई की बात तो कर रही है, लेकिन मुख्यमंत्री अपने कार्यकर्ताओं की इस गुंडागर्दी पर खामोश है। मुख्यमंत्री की इस चुप्पी में सवालों का शोर है। सवाल है कि क्या विरोध करने वालों की जुबान ऐसे ही बंद की जाएगी? क्या दोषियों पर कठोर कार्रवाई के बजाय चुप्पी साधने से सब ठीक हो जाएगा? एक पूर्व नौसैनिक के शरीर पर उभरे जख्म तो वक्त के साथ भर जाएंगे, लेकिन उसके सम्मान पर जो चोट लगी है वो इतनी जल्दी नहीं भरने वाली। मुंबई से सौरभ अख्तानिया और मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो। अभी तक एक अभिनेत्री से उलझी हुई थी शिवसेना, और कंगना रनौत ने तो लगातार प्रहार करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। कंगना ने एक बयान दिया, शिवसेना की बीएमसी ने उनके दफ्तर पर बुलडोजर चला दिया। कंगना ने उसके बाद से रोजाना लगातार सरकार को वहां की घेरा है बार बार, और इस मुद्दे पर भी कंगना पीछे नहीं रही। तमाम प्रहार किए महाराष्ट्र सरकार पर। ये तो सभी जानते थे कि बॉलीवुड की क्वीन कंगना शिवसेना से लंबे समय तक दुश्मनी निभाएंगी, लेकिन इस कदर निभाएंगी ये कोई नहीं जानता था। आशियाना टूटा, लेकिन हौसला किसी चट्टान जैसा बुलंद है। आज भी कंगना फायरिंग मोड में थी। उन्होंने शिवसेना को अपने निशाने पर लिया और नेवी के पूर्व अफसर से मारपीट को लेकर कंगना ने जुबानी मिसाइल दागी। महाराष्ट्र में सरकार का आतंक और अत्याचार दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। आज उन्होंने एक एक्स सर्विसमैन को दिन दहाड़े सबके सामने, बहुत सारे लोगों ने एक अकेले इंसान को, वेटरन को अटैक किया और उन्हें बहुत बुरी तरह से मारा। उनकी गलती यही थी कि उन्होंने सरकार की निंदा की। मैं यही चाहती हूँ केंद्र सरकार इन चीजों में हस्तक्षेप करे और हमारे संवैधानिक अधिकारों को बचाए। मुंबई के पाली हिल में कंगना के दफ्तर पर जब से बीएमसी का बुलडोजर चला है, तब से खास तौर पर उनके ट्विटर वाले हमले भी तेज हो गए हैं। कंगना हर वक्त मौके की तलाश में रहती है और उनके हर ट्वीट में उद्धव ठाकरे और उनकी सरकार के लिए आग होती है। आज सुबह 7:23 पर कंगना ने पहला ट्वीट किया और अपनी बात को सोमनाथ मंदिर से जोड़ दिया। जिक्र सोमनाथ का था, लेकिन इशारा उद्धव सरकार की तरफ था। सुप्रभात दोस्तों, ये फोटो सोमनाथ टेम्पल की है। सोमनाथ को कितने दरिंदों ने कितनी बार बेरहमी से उजाड़ा, मगर इतिहास गवाह है क्रूरता और अन्याय कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, आखिर में जीत भक्ति की ही होती है। हर हर महादेव। 2.5 घंटे के बाद 10:08 पर कंगना ने उनकी मां की आज तक से हुई बातचीत का वीडियो शेयर किया और लिखा, माताजी जैसे बचपन में हमारी क्लास लगाती थी, वही क्लास उन्होंने शिवसेना की भी लगा दी। इस चंडी रूप से शिवसेना का तो पता नहीं, लेकिन मुझे आज भी बहुत डर लगता है। दरअसल कंगना की मां आशा रनौत ने बीएमसी और महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ आवाज उठाई थी। ये बात ठाकरे की शिवसेना है नहीं, ये नहीं है बात ठाकरे की शिवसेना जिसको हम बचपन से सुनते आए हैं। ये कैसी सेना शिवसेना है? डरपोक है, कायर है, और क्या है? दोपहर 3:48 पर कंगना ने एक बार फिर इशारों में उद्धव सरकार पर हमला किया। अपने ट्वीट में एक तस्वीर शेयर की और लिखा, लक्ष्मीबाई और वीर शिवाजी के नक्शे कदम पर चलते हुए मैं अपना काम जारी रखूंगी। अगर वे मुझे डराने की पूरी कोशिश करते हैं
तो भी मैं साहस के साथ आगे बढ़ती रहूंगी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। दरअसल दफ्तर में तोड़फोड़ के बाद बीएमसी की नजर कंगना के खार वाले घर पर भी है। खार वाले फ्लैट को लेकर कंगना ने कोर्ट से स्टे तो ले लिया, लेकिन बीएमसी इस पर हथौड़ा चलाने की तैयारी में है। आपको बता दें कि 7 साल पहले कंगना ने 3 फ्लैट खरीदे थे। साल 2018 में बीएमसी ने कंगना के फ्लैट में अवैध बदलाव को लेकर नोटिस जारी किया था। इसके खिलाफ कंगना ने कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले लिया था। अब बीएमसी एक बार फिर कोर्ट से कंगना के फ्लैट पर कार्रवाई की मांग कर रही है। यही वजह है कि कंगना के जवाबी हमले तेज होते जा रहे हैं। कंगना लगातार शिवसेना पर विचारधारा से अलग जाकर गठबंधन करने वाली नब्ज को दबा रही है। ऐसे में ये समझना मुश्किल नहीं है कि उन्हें ये ताकत कहां से मिल रही है। आज तक ब्यूरो। और इस बीच खबर यह भी है कि कंगना रनौत कल महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात करने वाली है। मुलाकात का यह समय 4:30 बजे शाम का होगा और कंगना रनौत इसमें जिस तरीके से जेसीबी मशीनों से उनके दफ्तर में तोड़फोड़ की गई थी, इस मुद्दे को और अपनी सुरक्षा के मुद्दे को उठा सकती है। बहरहाल महाराष्ट्र में लगातार कुछ न कुछ चल रहा है। एनसीबी जिसकी जांच के कारण रिया चक्रवर्ती और उसके भाई शौविक चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हुई, ड्रग्स का एक पूरा रैकेट सामने आया है, उसकी भी जो कार्रवाई है वो आगे बढ़ रही है। जी हां, उसने छापेमारी की है। मुंबई से लेकर गोवा तक लगातार ताबड़तोड़ छापेमारी ये चली है और बड़े बड़े खुलासे हुए हैं। मुंबई में ड्रग्स के बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़। केजे का नाम, रिया शौविक का ड्रग्स वाला काम। मुंबई टू गोवा ड्रग्स के खिलाड़ियों की शामत आई। शौविक की एक गलती रिया को ले डूबी। सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती जेल में है, लेकिन उसका कबूलनामा अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का बड़ा हथियार बन गया है। सुशांत के करीबियों की निशानदेही पर अब एनसीबी मुंबई से गोवा तक जबरदस्त एक्शन में है। शौविक चक्रवर्ती की एक गलती ने मुंबई के ड्रग्स के पूरे नेटवर्क को बेनकाब कर दिया है। ड्रग्स सप्लाई की पूरी चेन पकड़ी गई है। एनसीबी अब छापेमारी कर रही है और कई बड़ी मछलियां गिरफ्तारी के शिकंजे में आई है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने शनिवार को मुंबई और गोवा में ताबड़तोड़ छापेमारी की और ड्रग्स के धंधेबाजों के खेल को ध्वस्त कर डाला। तैयारी इतनी पुख्ता थी, किसी को मानो कानो कान खबर नहीं लगी। एनसीबी की इस रेड में 7 ड्रग्स डीलर और पेडलर दबोचे गए। वहीं बड़ी तादाद में ड्रग्स की खेप भी हाथ लगी। एनसीबी की टीम ने इनके पास से मैरिजुआना, बर्ड्स, वीड और कोकीन समेत कई तरह के नशीले पदार्थ बरामद किए। दरअसल कुल 7 ड्रग पैडलर को डिटेन किया गया है मुंबई और गोवा में रेड करके। और शौविक चक्रवर्ती का ये स्टेटमेंट भी हमारे पास है, उसमें आप देख पा रहे होंगे। इसमें केजे नाम का शख्स का जिक्र है कि करमजीत ड्रग पैडलर है, बहुत बड़ा, मुंबई और गोवा में ये ड्रग सप्लाई करता है। और जो हमें जानकारी मिली है कि सुशांत और रिया के सर्किल में करमजीत ड्रग सप्लाई करता था। तो मुंबई और गोवा में सुबह से ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की मुंबई की जो टीम थी वो रेड कर रही थी। कुल 7 ड्रग पैडलर को डिटेन किया गया है, जिसमें जो करमजीत नाम का ड्रग पैडलर है उनको भी डिटेन किया गया है। और लार्ज लेवल पर, लार्ज स्केल पर जो ड्रग है वो सीज की है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने। सबसे बड़ी कामयाबी ड्रग्स पेडलर करमजीत उर्फ केजे की गिरफ्तारी है। करमजीत की गिनती मुंबई के बड़े ड्रग पेडलरों में होती है। रिया और ड्रग्स कनेक्शन की जांच के दौरान एनसीबी के सामने करमजीत का नाम आया था। बताया जाता है कि करमजीत ही सैमुअल मिरांडा और शौविक चक्रवर्ती को ड्रग्स की आपूर्ति करता था और इसका नाम शौविक चक्रवर्ती से पूछताछ में सामने आया था। दरअसल 26 अगस्त को जब सुशांत केस में ड्रग्स एंगल की जांच शुरू हुई तो कोई नहीं जानता था कि ये रैकेट इतना बड़ा होगा, लेकिन पूछताछ में कड़ियां जुड़ती चली गई। रिया और शौविक के फोन से ड्रग्स बेचने के इल्जाम में अब्दुल बासित परिहार और जैद बिलात्रा तक एनसीबी पहुंची। इनसे पूछताछ में कैजान इब्राहिम का नाम सामने आया। कैजान से जब एनसीबी ने कड़ाई से पूछताछ की तो ड्रग्स के धंधे की परतें खुलती गई और एनसीबी अनुज केसवानी तक पहुंच गई। और जब अनुज केसवानी का मुंह खुला तो करमजीत सीधे सलाखों के पीछे पहुंच गया। मुंबई में केजे ड्रग्स की दुनिया में बड़ा नाम है। केजे और उसके लोग सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा को और रिया के भाई शौविक को भी
ड्रग्स की सप्लाई करते थे, यानी सुशांत के घर तक केजे के नेटवर्क से भी ड्रग्स पहुंच रहे थे। रिया, शौविक और मिरांडा से पूछताछ के बाद अब ये खेल पूरी तरह से बेनकाब हो गया है। ड्रग पेडलरों की गिरफ्तारी, उनसे पूछताछ में खुलासे के बाद शौविक और रिया चक्रवर्ती समेत 10 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, लेकिन इनसे पूछताछ में खुलासा हुआ बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन का, जिसके बाद अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जांच का दायरा काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है। आने वाले दिनों में इस मामले में कई बड़ी गिरफ्तारियां होंगी, बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज से पूछताछ होगी, लेकिन बॉलीवुड और ड्रग्स कनेक्शन के खुलासे के बाद मुंबई समेत पूरे बॉलीवुड में हड़कंप मचा हुआ है। कैमरामैन संजय के साथ अरविंद ओझा, मुंबई आज तक। और आज तक की भी पूरी कोशिश है कि इस पूरे मामले का खुलासा हो, परतें खुलें। हम आपको बता दें कि आज तक ने एक बड़ा खुलासा किया है। आज तक के हाथ वो कॉल डिटेल्स लगे हैं जो इन ड्रग पेडलर्स के हैं और जिनसे ये साबित होता है कि रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती इन ड्रग पेडलर्स से सीधे संपर्क में थे। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जिस करमजीत नाम के ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया है उसकी कॉल डिटेल्स और एक और ड्रग पेडलर जैद की कॉल डिटेल्स हमें मिली हैं। दोनों ड्रग पेडलर सुशांत सिंह राजपूत के स्टाफ सैमुअल मिरांडा के लगातार संपर्क में थे। जैद और सैमुअल मिरांडा के बीच 3 कॉल्स हुई थी और इनके बीच 72 मिनट की बातचीत हुई है। सैमुअल मिरांडा 24 सितंबर से 17 मार्च तक ड्रग पेडलर करमजीत के संपर्क में था। इनके बीच 17 कॉल्स हुई, करीब 300 मिनट की बातचीत हुई। करमजीत के कॉल डिटेल से यह भी पता चला है कि वो बासित परिहार और करण अरोड़ा के संपर्क में भी था। ये सभी लोग रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती से जुड़े हैं। करमजीत शौविक चक्रवर्ती के संपर्क में था और सैमुअल मिरांडा के संपर्क में था, यानी इससे इनके ड्रग सिंडिकेट का पता चलता है। देखिए, ये आज तक के पास ये पूरी कॉल डिटेल है, आप ये देख पा रहे होंगे, ये एक्सक्लूसिव कॉल डिटेल है। ये इतनी लंबी कॉल डिटेल है जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हाथ लगी है। इस कॉल डिटेल में आज जो करमजीत नाम का शख्स है वो लगातार शौविक से भी टच में रहता है, सैमुअल मिरांडा से भी टच में रहता है, वहीं लगातार इस पूरे ग्रुप को ड्रग सप्लाई करता था। तो ये जो पूरी कॉल डिटेल है ये बड़ा खुलासा करती है, एक लार्ज स्केल पर इस पूरे ड्रग सिंडिकेट का खुलासा करती है। रिया चक्रवर्ती एनसीबी की मजबूत पकड़ में कैसे आई हैं, इसकी भी एक बहुत दिलचस्प कहानी है, क्योंकि अमूमन पूरे मामले में यही देखा गया कि रिया चक्रवर्ती ने भी यही कहा कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स लेते थे, पेमेंट भी उनकी तरफ से की जाती थी। लेकिन एक ऐसा ट्रांजैक्शन रहा जो कि भारी पड़ गया। जब एनसीबी रिया, उसके भाई शौविक, सुशांत के हाउस स्टाफ सैमुअल मिरांडा और कुलदीपेश का अकाउंट खंगाल रही थी, एनसीबी के नजर एक पेमेंट पर गई। यह पेमेंट रिया चक्रवर्ती के कार्ड से हुआ और यह पेमेंट एक ड्रग डीलर को बड के बदले में की गई थी। असल में इस ड्रग पेडलर से बड लेने के लिए कुछ महीने पहले रिया के भाई शौविक ने सैमुअल मिरांडा को भेजा, लेकिन उस समय मिरांडा पैसे ले जाना भूल गया। मिरांडा ने वहां पहुंचकर शौविक को कॉल किया और पेमेंट के लिए बोला, जिसके बाद शौविक ने रिया के कार्ड से पेमेंट करने को कहा और इसी ट्रांजैक्शन से रिया पर एनसीबी का शिकंजा कस गया। बॉलीवुड में ड्रग्स का दलदल बहुत गहरा है, इतना तो अभी तक की जांच में साफ साफ पता चलता है। लेकिन रिया चक्रवर्ती की तरफ से जो नाम दिए गए हैं एनसीबी को, ये नाम दरअसल बहुत निर्णायक होंगे, ये पूरा नेक्सस पता लगाने के लिए और इसे जड़ से खत्म करने के लिए। रिया ने खोले बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन के राज। सुशांत की फार्म हाउस पार्टी में कौन कौन आता था? पन्नों में बॉलीवुड की ड्रग कंपनी का कच्चा चिट्ठा।
माया नगरी की चकाचौंध किसको नहीं भाती। बॉलीवुड का ग्लैमर किसे अपनी ओर नहीं खींचता, लेकिन इस रंगीन दुनिया के पीछे ड्रग्स की गलियां भी हैं, जहां ड्रग्स की मंडी सजती है, नशे में डूबी पार्टियां होती है, नाच गाने के साथ जिंदगी धुआं धुआं होती है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच के तार जैसे जैसे खुले, ड्रग्स कनेक्शन के तार सामने आने लगे। रिया चक्रवर्ती की व्हाट्सएप चैट ने ड्रग्स के खेल से पर्दा उठाया। अब पूरी पिक्चर एनसीबी के सामने साफ है। रिया के फोन से जो एनसीबी को सिरा मिला, उसे पकड़कर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो खेल का पर्दाफाश करने में जुट गई है। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक रिया ने ड्रग्स कनेक्शन में पूछताछ के दौरान कई बॉलीवुड हस्तियों के नाम लिए हैं। रिया ने बताया कि कैसे बॉलीवुड की पार्टियों में ड्रग्स की सप्लाई होती है। बॉलीवुड की 15 सेलिब्रिटीज के नाम रिया ने लिए हैं, जिन पर अब एनसीबी की नजर है। सूत्रों के मुताबिक जल्द ही इन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। 25 से ज्यादा बड़े ड्रग तस्कर एनसीबी के राडार पर हैं। एनसीबी ने रिया से पूछताछ के आधार पर पूरी लिस्ट तैयार की है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ड्रग्स कनेक्शन की जांच कर रही एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती समेत 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, लेकिन मामला यहीं थमता दिख नहीं रहा है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो लगातार ड्रग पेडलरों पर शिकंजा कस रही है। शायद यही वजह है कि आज सुबह नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मुंबई और गोवा में ताबड़तोड़ छापेमारी की है। दरअसल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अनुज केसवानी नाम के एक ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया था। उससे पूछताछ के आधार पर यह छापेमारी की जा रही है। छापेमारी गोवा और मुंबई में की गई है। ऐसा बताया जा रहा है कि कई ड्रग पेडलरों को हिरासत में भी लिया गया। रिया से सवालों के जवाब में बॉलीवुड की ड्रग्स कंपनी का पर्दाफाश हुआ। रिया से पूछताछ में एनसीबी को पता चला कि बॉलीवुड में कई हस्तियां न सिर्फ ड्रग्स लेती हैं, बल्कि उसकी सप्लाई भी करती हैं। ड्रग्स सप्लाई की पूरी चेन में इनकी हिस्सेदारी है। आज तक को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक रिया ने एनसीबी को उन हस्तियों के नाम बताए हैं जो सुशांत की पार्टी में शामिल होते थे और ड्रग्स लेते थे। ये पार्टी लोनावाला फार्म हाउस पर होती थी। रिया ने बॉलीवुड से जुड़े 2 बड़े नाम भी लिए हैं जो अक्सर इन पार्टियों में आते थे। एनसीबी की जांच सिर्फ गोवा और मुंबई तक सीमित नहीं है, बल्कि दुबई तक है। जांच में दुबई के ड्रग्स डीलर आयश खान का नाम भी सामने आया है। एनसीबी रिया समेत 10 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। 27 अगस्त को अब्बास और करण की गिरफ्तारी से पूरे नेटवर्क के सबूत मिले। जांच आगे बढ़ी तो बॉलीवुड की ड्रग फाइल सामने आ गई। मुंबई से अरविंद ओझा के साथ विद्या, आज तक। लेकिन इन सारे केसेस के बीच, यानी सुशांत सिंह राजपूत का केस हो, रिया का ड्रग कनेक्शन पूरा केस हो, या बॉलीवुड के भीतर ये जो ड्रग का दलदल है उसका केस हो, इस सब के बीच हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC पर जो स्थिति है वो किस तरह की है। क्योंकि यहां पर चीन बार बार युद्ध की जिस तरह से तैयारियां कर रहा है, जिस तरीके से उसका जो सरकारी मीडिया है वो युद्ध की और भारत को शिकस्त देने की धमकियां देने लगा है, उसमें बहुत जरूरी था कि हम लद्दाख पहुंचे और यहां से आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएं। क्योंकि आपके मन में सवाल उठता होगा कि इतने उच्च स्तर की बातचीत हो चुकी है, रक्षा मंत्री मिल चुके हैं दोनों देशों के, विदेश मंत्री मिल चुके हैं, कोई नतीजा क्यों नहीं निकलता। आज ही चुशूल में बातचीत हुई यहां पर सैन्य कमांडर स्तर की, क्यों नहीं कोई बातचीत का नतीजा निकल पाता है। इस रिपोर्ट को देखिए और खुद समझिए कि चीन की मंशा क्या है और हमारी तैयारी। फैक्चुअल कंट्रोल पर मौसम तेजी से बदल रहा है। अगले महीने तक कड़ाके की ठंड यहां पर आ जाएगी, लेकिन कुछ नहीं बदल रहा है, तो वो है चीन का रुख। भारत चीन सीमा का इतिहास यही बताता है कि चीन केवल शक्ति का सम्मान करता है। जब भी भारतीय सेना ताकतवर थी, चीन पीछे हटा। कितने दौर की बातचीत हो गई है, लेकिन चीन बदल नहीं रहा है। बार बार जो बात करता है उसे लेकर अचानक पलट जाता है। चीन लगातार भारत की कमजोरी को टटोलने की कोशिश करता है और कहीं कमजोरी नजर आई तो चीन आगे बढ़कर उस जमीन को हथियाने की साजिश रचता है। इस बार चीन अपनी ही चालों में फंसा है, इसीलिए उसका गुस्सा डबल है। वो ताकत दिखाकर भारत को डराना चाहता था। LAC के पास 50,000 सैनिक लगा दिए, लेकिन भारत ने चीन को उसी की भाषा में जवाब दिया। चीन के कब्जा करने से पहले ही भारत ने पेंगोंग के दक्षिण में अहम रणनीतिक चोटियों पर कब्जा कर लिया। इन्हें चीन खाली करवाना चाहता है।
भारत ने जो ऊंचाई की चोटियों पर अपना नियंत्रण रखा है, चीन उसका सामरिक महत्व समझते हुए बार बार अंधेरों में ये कोशिशें करता है कि किसी तरीके से वापस वहां पर किसी तरह से वो काबिज हो सके। लेकिन हिंदुस्तान की जमीन है और इंच इंच भर भूमि पर किसी दुश्मन को पांव नहीं रखने देंगे, यही भारतीय सेना का प्रण है। भारतीय सेना के इसी कदम से चीन का दम निकल रहा है। गलवान की घटना के बाद चीन ने पेंगोंग के दक्षिण में नई चाल चली थी, लेकिन भारत ने चीन को उसी के खेल में बुरी तरह पटक दिया। इससे शक्तिशाली चीन लद्दाख के पहाड़ों में भारतीय सेना के नीचे आकर कमजोर हो गया। इसी बात से चीन बौखलाया है और युद्ध का खतरा बना हुआ है। इस समय भारत और तिब्बत के बीच जो वास्तविक नियंत्रण रेखा है, वहां पर भारत और चीन की सेनाओं के बीच जबरदस्त तनाव है। लगभग 850 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारतीय सेना ने चीन को उसी के खेल में जबरदस्त मात दी है। खासतौर पर पेंगोंग त्सो झील के उत्तर और दक्षिण दोनों में। पेंगोंग त्सो झील के दक्षिण में भारतीय सेना ने रिचिनला और रिजांगला की ऊंचाइयों पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया है और इसकी वजह से भारतीय सेना मोल्डो में जो चीन का गैरिजन है, जो चीन की छावनी है, उस पर पैनी नजर बनाए हुए है। चीन अभी कमजोर है, इसीलिए वो बातचीत से मामले को हल करने की बात कर रहा है और एलएसी पर तनाव कम करने पर जोर दे रहा है। लेकिन सवाल ये तो है कि पहले खुद चीन को एलएसी से अपनी सैन्य ताकत कम करनी होगी और ये चीन कर नहीं रहा है। इसी से चीन की नीयत पर सवाल उठता है। चीन का चरित्र भारत जान चुका है। चीन की साजिश और मंशा ये रहती है कि वो डरा धमकाकर, हथियार दिखाकर मानसिक दबाव इतना बनाए प्रतिद्वंदी पर कि बिना लड़े चीन युद्ध जीत जाए। चीन की ये साजिश कई देशों के साथ सफल तो रही है, लेकिन भारत के साथ चीन को बिल्कुल सफलता नहीं मिली। क्यों? क्योंकि भारत ने चीन से ज्यादा आधुनिक, चाहे वो लड़ाकू विमान हो, टैंक हो, तोपें हो, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सभी को तैनात कर दिया। अगर चीन इस बात का दंभ भरता है कि उसके पास J-20 स्टेल्थ फाइटर है, तो भारतीय वायुसेना के रफाल, Su-30, MKI, मिराजेस, ये सभी लड़ाकू विमान चीन को चुनौती देने में सक्षम है। साथियों, आज इनका इंडक्शन पूरी दुनिया, खासकर हमारी संप्रभुता की ओर उठी निगाहों के लिए एक बड़ा और कड़ा संदेश है। भारत के इसी जज्बे से तो चीन हैरान है। उसे अंदाजा नहीं था कि भारत इस तरह का जवाब देगा। एलएसी पर जहां जहां चीन की सेना तैनात है, वहां वहां भारतीय सेना उतनी ही संख्या और उतने ही हथियारों के साथ चीन की आंखों में आंखें डालकर खड़ी है। फिंगर 4 एरिया में भारतीय सेना की स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के जवान और चीनी सेना की चौकियों की दूरी सिर्फ 1.7 किलोमीटर है। दक्षिण पेंगोंग इलाके में भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच दूरी सिर्फ 170 मीटर है। रेजांगला में सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने हैं। गोगरा पोस्ट पर चीन से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर भारत की माउंटेन ट्रूप्स और स्पेशल फोर्सेस तैनात है। चुशुल सब सेक्टर में दोनों देशों के टैंक आमने सामने हैं और देपसांग में दोनों देशों के बीच बैटल टैंकों की दूरी सिर्फ 6 किलोमीटर है। इस वक्त चीन का एकमात्र एजेंडा ये है कि वो किसी तरह से रणनीतिक चोटियों से भारतीय सेना का कब्जा हटवाना चाहता है। लेकिन एक बार भारत पीछे हट जाएगा तो फिर चीन उन्हीं साजिशों में जुट जाएगा। चीन का चरित्र ही यही रहा है, लेकिन भारत भी चीन की नस नस जानता है, इसीलिए सर्दियों के लिए भी तैयारी पूरी है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की ओर बढ़ते हुए जितनी ऊंची चोटियों को आप देखेंगे, सब पर देखेंगे कि बर्फ जमी हुई है और बर्फबारी काफी हो चुकी है। वहां पर ये वो इलाके हैं जहां पर नदियां भी बहती हैं, जैसे गलवान नदी का हिस्सा हो गया या फिर पेंगोंग झील हो गया। पानी जब इतनी ऊंचाई पर रहेगा तो वहां पर ठंड बहुत ज्यादा रहती है। इस बात से चीन भारत को डराने की कोशिश भी कर रहा है। चीन के सरकारी अखबार भारतीय सेना को सर्दियों की धमकी दे रहे हैं। उनको लगता है कि अगर भारतीय सैनिक पेंगोंग झील के दक्षिणी तट से नहीं हटते तो चीनी सेना पूरे ठंड के मौसम तक उनके साथ मुकाबला करती रहेगी।
जैसे जैसे हम LAC की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ये चुभती हुई ठंड और ये तेज हवाएं बढ़ती जा रही हैं। वहां पर भारतीय सैनिक तैनात हैं। भारत ने इस बार जो तैयारियां की हैं, वो खास टेंट्स जो उस ऊंचाई पर उस तापमान के लिए सूटेड हैं, वो वहां पर भेजे जा चुके हैं। उन कपड़ों का खास इंतजाम किया गया है, क्योंकि अगर परिस्थिति इस तरीके से बद से बदतर होती जाएगी तो इन चीजों की आवश्यकता बहुत ज्यादा रहेगी। और भारत ने किसी भी तरह की अपनी तैयारियों में कोई कोताही न बरतने का फैसला किया है। मौसम की बड़ी चुनौती तो है, लेकिन भारतीय सेना के लिए ऐसा मौसम नया नहीं। भारतीय सैनिक दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में 365 दिन तैनात रहते हैं। सियाचिन में 10,000 से 18,000 फीट की ऊंचाई पर -50 डिग्री सेल्सियस तापमान में भारतीय सैनिक पहरा देते हैं। भारतीय सेना ये पैंगोंग में भी दोहरा सकती है। श्वेता सिंह के साथ गौरव सावंत, लद्दाख आज तक। भारत के वीरों में राष्ट्रभक्ति का उबाल है, जोश बेमिसाल है। तस्वीरें अब हम आपको दिखाते हैं ITBP के जवानों की, क्योंकि ये जो इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस, ये जो फोर्स होती है, ये भारतीय सेना के कंधे से कंधा मिलाकर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की निगरानी करती है। चीन की तरफ से अतिक्रमण को होने नहीं देती। जैसे ही कोई गुंजाइश नजर आती है, पहले प्यार से और उसके बाद अपनी पूरी ताकत से चीन को समझा दिया जाता है। ये जो तस्वीरें आप स्क्रीन पर इस समय देख रहे हैं, ये ITBP के उन्हीं शूरवीरों की है जो हमेशा हमेशा उतनी ही ऊंचाइयों पर, उतनी ही जटिल परिस्थितियों में तैनात रहते हैं। और जब देश को जरूरत होती है तो अपना सब कुछ न्यौछावर करने के बारे में एक बार सोचते भी नहीं उससे पहले। ITBP के ये वीर जवान पूरी तरह से तैयार हैं चीन की सीमा पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर ईस्टर्न लद्दाख में तैनाती के लिए। भारतीय सैनिकों का जोश और जज्बा बरकरार है। जिस तरह से स्थिति बनी हुई है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, आप देख सकते हैं कैसे ये जवान एक माउंटेन टॉप की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। यही हालात इस वक्त बने हुए हैं। हमारी सांस फूल रही है, आप देख सकते हैं, क्योंकि एकदम जिस तरह की ये चढ़ाई है, ऑक्सीजन लेवल यहां कम होता है। इस सर्दी में जब तापमान -20, -30, -40 डिग्री तक भी नीचे गिर जाएगा, लेकिन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर दोनों सेनाओं के बीच में गर्मा गर्मी बनी रहेगी। लद्दाख में हालात मुश्किल है, इसका सामना सबके बस की बात नहीं, लेकिन हालात के सामने वो हौसला है जो चट्टानों से भी मजबूत है, जो पहाड़ों से भी ऊंचा है। कुछ कहने की जरूरत नहीं, सरहद पर सेनानियों का जोश देख लीजिए। भारतीय सैनिकों का जोश और जज्बा बरकरार है। जिस तरह से स्थिति बनी हुई है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, यही सैनिक कुछ दिनों बाद सामना करेंगे चीनियों का और दिखाएंगे कि भारत की सेना किसी भी हाल में पीछे नहीं हटने वाली। ये जोश उस जिद की है जिसने चीन की अकड़ को जवाब दिया है। लद्दाख की लड़ाई लंबी है। LAC पर तैनाती के लिए ITBP के जवानों की नई टुकड़ी तैयार हो रही है। ITBP के ये वीर जवान तैयारी कर रहे हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तैनाती की। कुछ ही दिन में इनमें से काफी सैनिक तैनात किए जाएंगे ईस्टर्न लद्दाख में, जहां पर पिछले 4 महीने से भारत और चीन की सेनाओं के बीच में झड़प चल रही है। ITBP के जवान भारतीय सेना के साथ मिलकर LAC पर चीन की सेना से मोर्चा लेंगे। सीमा पर एक एक जवान 10-10 पर भारी है। ये पहाड़ों की लड़ाई है, इसमें भारत के जवानों का दुनिया में कोई सानी नहीं। हम इस समय हैं एक ITBP की पेट्रोल पार्टी के साथ जो एक्सरसाइज कर रही है एग्जैक्टली उस सिचुएशन के लिए जो इस समय लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर बनी हुई है। आप देख सकते हैं कैसे ये जवान एक माउंटेन टॉप की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। यही हालात इस वक्त बने हुए हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल
पर जहां भारतीय और चीनी सेनाएं आमने सामने हैं। लद्दाख में इसी तरह से पहाड़ों पर कब्जे की लड़ाई है। इस मामले में भारतीय सेना इस वक्त चीन पर भारी है। एलओसी पर ज्यादा रणनीतिक जगहों पर भारतीय सेना का दबदबा है। इसी तरह के रिज लाइन्स हैं, इसी तरह के माउंटेन टॉप्स हैं जिनको भारतीय सेना कब्जा करने की कोशिश कर रही है। कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर भारतीय सेना का कब्जा बन गया है और चीनी सेना उनको वहां से हटाने की कोशिश कर रही है। पहाड़ों पर भारतीय सैनिकों से लड़ना चीन के लिए बहुत मुश्किल है। यह भारतीय सैनिकों की ताकत है, उनकी ट्रेनिंग जबरदस्त है। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई पर एक एक कदम पर सांसें फूल जाती हैं। हमारी सांस फूल रही है, आप देख सकते हैं, क्योंकि एकदम जिस तरह की चढ़ाई है, ऑक्सीजन लेवल यहाँ कम होता है, पेड़ बिल्कुल नहीं है, बहुत ही रगिड है ये सारी टेरेन। इसमें ऊपर चढ़ना कितना मुश्किल हो सकता है। ये तो फिलहाल 12,000 फीट है, लेकिन बता दें जहाँ पे झड़प चल रही है उन इलाकों में कम से कम हाइट 16,000-17,000 फीट है, जहाँ पर हमारे सैनिक आमना सामना कर रहे हैं चीनी सेना का। ठीक इसी तरह की स्थिति बनी हुई है। बहुत जरूरी है इन जवानों को पूरी तरह से तैयार रखने के लिए। पहाड़ों पर चढ़ना हो या उतरना या फिर पहाड़ों के किसी भी मिशन को अंजाम देना हो, आईटीबीपी के जवान हर स्थिति के लिए तैयार रहते हैं। इस बार तो चीन को अपनी पूरी ताकत दिखानी है। चाहे कितना कठिन इलाका हो, चाहे कितना कठिन मौसम हो, चाहे सामने कितना भी शक्तिशाली दुश्मन हो, आईटीबीपी के जवानों का जोश हाई है। पूर्वी लद्दाख में भारत ने अपनी सैन्य तैनाती बढ़ा दी है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में ऐसा लग रहा है कि चीन की तरफ से अग्रेशन कुछ ज्यादा ही हो रहा है। इसके चलते ये लग रहा है कि एक तरफ तो बातचीत का दौर चलता रहेगा, लेकिन इस सर्दी में जब तापमान -20, -30, -40 डिग्री तक भी नीचे गिर जाएगा, लेकिन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर दोनों सेनाओं के बीच में गर्मा गर्मी बनी रहेगी। चीन से 4 महीने की टक्कर में अब असली चुनौती मौसम की है। सर्दियों में -40 का तापमान हो जाएगा, लेकिन भारत ने इसके लिए भी खुद को पूरी तरह तैयार कर लिया है। लद्दाख से अभिषेक भल्ला के साथ आज तक ब्यूरो। 46,59,984 ये हिंदुस्तान में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा है। वैसे हम लद्दाख में हैं तो आपको ये भी बता दें कि यहां पर अच्छा नियंत्रण किया है प्रशासनिक अमली जामे ने यहां, और 480 के आसपास यहां पर कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा है। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।